लास्ट क्लास में हमने फेडरल सिस्टम का स्ट्रक्चर समझा था और आज हम उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट कंट्रोवर्शियल पार्ट पढ़ने वाले हैं। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। क्या इंडिया सच में फेडरल कंट्री है या सिर्फ नाम का फेडरल है? क्या स्टेट्स के पास एक्चुअली पावर है या नहीं है, या सेंटर सब चीज जो है वो कंट्रोल करता है? सो टुडेज लेक्चर विल कंप्लीटली चेंज द वे यू सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू फेडरल सिस्टम। So hello everyone, welcome back. Welcome to part 73 of our Indian Polity lecture series and part 2 of federal system. So these are the two topics which we are going to cover in this video. सबसे पहले हम unitary feature of Indian Constitution देखेंगे and उसके बाद फिर हम critical evaluation करेंगे federal system जो इंडिया में फॉलो होता है उसका, और बहुत ही गहराई से हम इस चीज को समझेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं। सो यूएसए में स्टेट्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया। क्यों? बिकॉज इंडिया वाज न्यूली इंडिपेंडेंट जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने देखा कि इंडिया में डाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है, पार्टीशन से नया नया निकला हुआ देश है और रीजनलिज्म का डेंजर भी था, रीजनलिज्म का खतरा भी था जब भारत आज़ाद हुआ था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि स्टेट्स को ऑटोनॉमी भी देनी है बट कंट्री को टूटने भी नहीं देना है, और इसलिए India wanted diversity but without disintegration, and to achieve this balance constitution makers ने कुछ ऐसे provisions constitution में डाले जो फेडरल सिस्टम को भी मेंटेन करते हैं और जरूरत पड़ने पे सेंटर को पावरफुल भी बना देते हैं, और इसी को हम कहते हैं यूनिटरी फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम पहला पॉइंट देखेंगे, स्ट्रॉन्ग सेंटर। इंडिया में जो यूनियन लिस्ट है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है एज कंपेयर टू स्टेट लिस्ट। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी यूनियन लिस्ट के अंदर। एंड कंकरेंट लिस्ट के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ओवर राइडिंग पावर रखती है, अथॉरिटी रखती है ओवर कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में हमने क्या समझा था कि वो चीज़ें जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकती है। तो इन केस अगर कंकरेंट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है उसके ऊपर दोनों ने लॉ बना दिया तो किसका लॉ प्रिवेल करता है, किसके लॉ की मान्यता जो है वो ज़्यादा होती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ की मान्यता वहाँ पे रखी जाती है। साथ ही साथ अगर हम रेसिड्यूरी पावर की बात करें तो रेसिड्यूरी पावर जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में दिया गया है इंडिया में। बट अगर हम यूएसए, ऑस्ट्रेलिया का केस देखें तो वहाँ पे रेसिड्यूरी पावर जो है वो स्टेट्स के हाथों में दिया गया है, सेंटर के हाथों में नहीं दिया गया है। तो आपको ये फीचर्स भी याद रखने हैं और साथ ही साथ आपको कंपेयर करना है इसको प्योरली जो फेडरल सिस्टम फॉलो होता है उसके साथ। देन सेकेंड है, स्टेट्स आर नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल। स्टेट्स आर नॉट इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब क्या है कि स्टेट्स जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रेक कर सकती है। पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि स्टेट्स की बाउंड्री जो है वो चेंज कर सकती है, स्टेट के नाम भी वो बदल सकती है और स्टेट के एरियाज को भी वो अल्टर कर सकती है, एंड दैट टू विद सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। सो इंडिया में क्या होता है कि स्टेट की बाउंड्री को अगर चेंज करना है, स्टेट के नाम को बदलना है, स्टेट के एरिया को बदलना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में बिल जो है पेश किया जाता है, और वो बिल अगर सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है तो ये चेंजेस जो है वो कर दिए जाते हैं। तो पार्लियामेंट जो है वो रीऑर्गेनाइज कर सकती है स्टेट्स को विदाउट देयर कंसर्न, यानी स्टेट की अगर मर्जी नहीं भी है तो भी पार्लियामेंट जो है ये रीअरेंजमेंट कर सकती है। बट इन केस ऑफ यूएसए हम देखते हैं कि जो स्टेट्स है वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट की मर्जी के बिना स्टेट के बाउंड्रीज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, स्टेट के नाम के साथ कोई बदलाव जो है वो नहीं कर सकती है, स्टेट का एरिया जो है वो चेंज नहीं कर सकती है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। देन थर्ड वन इज सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन। जहां भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो होता है प्योरली, जिसको हम क्लासिकल फेडरेशन कहते हैं, तो जहां भी क्लासिकल फेडरेशन आपको देखने को मिलेगा वहां पे यूजुअली दो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट का होता है। बट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया हम देखते हैं कि इंडिया में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन है और वही एक संविधान जो है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और इस तरीके से हम देखते हैं दैट इंडिया डज नॉट
डोंट फॉलो द ड्यूअल पॉलिटी इन द क्लासिकल सेंस। क्लासिकल सेंस में इंडिया में दो पॉलिटी हम नहीं फॉलो करते, यानी दो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे फॉलो नहीं होता है। यहाँ पे स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए एक ही संविधान है। एक एक्सेप्शन था पहले, जो अब एक्सेप्शन नहीं है, और वो एक्सेप्शन क्या था कि पहले जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था, बट ये चीज़ भी अब हट गई है। ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलते हैं। बट अगर हम अमेरिका का केस देखें तो हर जो स्टेट है उनका अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनियन का है। ठीक है। Then next point is flexibility of the constitution. फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो जनरली देखा जाता है कि रिजिड है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरल कैरेक्टर ऑफ द गवर्नेंस। बट इंडिया में हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिए जाते हैं, एंड कुछ जो प्रोविजंस हैं वहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो पार्टली रिजिड है एंड पार्टली फ्लेक्सिबल है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिए जाते हैं, लॉ जो है सिंपल मेजोरिटी से पास होकर बना दिया जाता है, एंड कुछ जो प्रोविजंस हैं वहाँ पे चेंजेस लाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ अगर वो लॉ स्टेट्स के साथ भी अगर कुछ रिलेशन रखता है, यानी उन लॉज को इंप्लीमेंट करने से फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर अगर इंपैक्ट पड़ता है, तो मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स अगर रेटिफाई करते हैं उस पर्टिकुलर लॉ को, तो ही वो लॉ जो है वो पास माना जाता है। तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि कुछ जो प्रोविजंस है उसको अमेंड करना ईजी है, एंड कुछ जो प्रोविजंस है उनको अमेंड करना डिफिकल्ट हो जाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट जो है वो इनिशिएट किया जा सकता है ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी पार्लियामेंट में ही इनिशिएट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। बट इन केस ऑफ अमेरिका हम क्या देखते हैं कि अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो स्टेट्स के द्वारा भी प्रपोज किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, सो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। यूएसए के अंदर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हाईली रिजिड है, एंड इसे हम हाईली रिजिड क्यों कह रहे हैं? बिकॉज डिफिकल्ट है इसे अमेंड करना, इसके अंदर बदलाव लाना जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है। तो जहां भी क्लासिकल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस फॉलो होता है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड होता है। बट इन केस ऑफ इंडिया हमें क्या याद रखना है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्टली रिजिड है, पार्टली फ्लेक्सिबल है। ये ब्लेंड है रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का। द नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम देख रहे हैं नो इक्वलिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन। जहां पे क्लासिकल फेडरेशन फॉलो होता है वहां पे स्टेट्स जो हैं वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन होल्ड करते हैं इन अपर हाउस। इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो आप अमेरिका का अगर एग्जांपल कंसिडर करेंगे तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टेट जो हैं वो 50 है, और हर एक स्टेट के 2 सीट्स जो हैं वो अपर हाउस में सेनेट में दिए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अमेरिका में कितना हो जाता है? 100। तो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि जितने भी स्टेट्स हैं उनको इक्वल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो दिया गया है, यानी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है स्टेट्स को। बट जब हम इंडिया को देखते हैं तो हम पाते हैं कि राज्यसभा के अंदर जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे है, वहां पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। सो वी डू नॉट सी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट इज राज्यसभा में इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। इन यूएसए क्या होता है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टेट्स को दिया गया है, वो आपको ध्यान में रखना है। देन इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो इंडिया में 3 टाइप की इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है। पहली है नेशनल इमरजेंसी, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 352। देन आता है स्टेट इमरजेंसी, तो ये कौन से आर्टिकल में है? तो इसमें +4 कर दीजिए तो क्या मिलेगा? 356। देन थर्ड टाइप की जो इमरजेंसी है उसे हम फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। तो अगेन 356 में आप +4 कर दीजिए तो आर्टिकल नंबर 360। तो ये तीनों जो आर्टिकल हैं ये अलग अलग इमरजेंसीज की बात करते हैं। और जब ये इमरजेंसीज लगाए जाते हैं तो फेडरल सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से यूनिटरी बन जाता है इंडिया के अंदर। बट इन केस ऑफ अमेरिका हम देखते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो अनचेंज रहता है इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी। मतलब अमेरिका में अगर इमरजेंसी लगा भी दी गई तब भी वहां पे फेडरल स्ट्रक्चर जो है वैसा ही रहेगा, इंडिया के जैसे वहां पे चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि
इमरजेंसी जब इंडिया में लागू की जाती है तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी सारा कंट्रोल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में चला जाता है। द नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है वो है रिगार्डिंग सिटीजनशिप। सो जहां भी क्लासिकल फॉर्म ऑफ फेडरेशन फॉलो होता है वहां पे जनरली ड्यूअल सिटीजनशिप हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं कि अमेरिका का एक स्टेट है अलास्का। तो अगर कोई अलास्का का सिटीजन है तो उसके पास सबसे पहले तो अलास्का का सिटीजनशिप होगा, ठीक है, वो पहला सिटीजन होगा अलास्का का, और उसके पास सेकेंड सिटीजनशिप होगी किसकी, तो यूएसए की। तो इस तरीके से जो अमेरिका का पर्सन होता है उसके पास ड्यूअल सिटीजनशिप होती है। बट इन केस ऑफ इंडिया हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप होती है। आप किस स्टेट को बिलोंग करते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, बिकॉज स्टेट का कोई सिटीजनशिप यहाँ पे नहीं दिया जाता है, आपको बस एक कंट्री का सिटीजनशिप दिया जाता है, एंड दैट इज आवर प्यारा भारत इंडिया। ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया में वो सब इक्वल हैं। आप अगर नॉर्थ के रहने वाले हैं, साउथ में चले जाएंगे तो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो भी आपके राइट्स हैं वो वैसे ही आपको मिलेंगे। वैसे ही कोई साउथ का पर्सन है वो नॉर्थ में जाता है तो उसके सिटीजनशिप के जो राइट्स हैं वो वैसे ही रहेंगे जो संविधान के हिसाब से बताए गए हैं। स्टेट के हिसाब से यहाँ पे सिटीजनशिप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं चेंज होते हैं, बिकॉज यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है। बट इन केस ऑफ अमेरिका हमने क्या देखा कि ड्यूअल सिटीजनशिप दिया जाता है, एक सिटीजनशिप जो है स्टेट का होता है और दूसरा सिटीजनशिप जो है वो नेशन का होता है। द नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। जहां पे भी क्लासिकल फॉर्म ऑफ फेडरेशन फॉलो होता है वहां पे जनरली दो कोर्ट्स जो हैं, दो कोर्ट सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। एक स्टेट का कोर्ट सिस्टम होता है और एक यूनियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। बट इन केस ऑफ इंडिया हम देखते हैं कि सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जो कि लीड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो टॉप जुडिशरी है इंडिया की, एंड इस तरीके से जुडिशरी जो है वो हम देखते हैं कि इंटीग्रेटेड है इंडिया में, यहाँ पे ड्वेल जुडिशरी हमें देखने को नहीं मिलता है। बट इन केस ऑफ अमेरिका ड्वेल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हमें देखने को मिलता है, पहला है फेडरल कोर्ट्स एंड दूसरा है स्टेट कोर्ट्स। ठीक है, देन नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज के रिस्पेक्ट में। IAS, IPS, IFS, IFS क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, फॉरेन सर्विस नहीं है, फॉरेस्ट सर्विस है। तो ये तीनों जो सर्विसेज हैं इनको ही ऑल इंडिया सर्विसेज कहा जाता है, और आपको याद रखना है कि सिर्फ इन तीनों सर्विसेज को ऑल इंडिया सर्विस जो है कहा जाता है। और ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये किन के लिए काम करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी ये काम करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये काम करते हैं। बट इनको कंट्रोल कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनको कंट्रोल किया जाता है। ऑफिसर्स जो होते हैं, जो IAS होते हैं, IPS होते हैं या IFS होते हैं, वो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए काम करते हैं। एंड इस तरीके से हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी जो है उसको स्ट्रेंथन किया गया है थ्रू ऑल इंडिया सर्विसेज। बट इन केस ऑफ अमेरिका आपको ऐसी सर्विसेज जो है वो देखने को नहीं मिलती है। सो दिस इज डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विसेज बिटवीन इंडिया एंड USA। द नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी। इंडिया में हम देखते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं वही ऑडिट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को और स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को। एंड जो CAG है उनका अपॉइंटमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, एंड उनका रिमूवल जो है उसके अंदर भी सेंट्रल जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। और CAG को उसी प्रकार से रिमूव किया जाता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को रिमूव किया जाता है, यानी वहां पे पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है, स्टेट लेजिस्लेचर का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि ऑडिटिंग की जो मशीनरी है इंडिया में वो भी इंटीग्रेटेड है एंड सेंट्रली कंट्रोल्ड है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में वो चीज है। बट इन केस ऑफ अमेरिका हम देखते हैं कि ऑडिट सिस्टम जो है वो सेपरेट है, फेडरेशन के लिए अलग है एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वहां पे ऑडिट सिस्टम जो है वो अलग है एंड स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग है। द नेक्स्ट पॉइंट है पार्लियामेंट्स ऑथोरिटी ओवर स्टेट लिस्ट। हम इंडिया में देखते हैं कि अंडर आर्टिकल नंबर 249 अगर राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और ये कहा गया कि नेशनल इंटरेस्ट में ये पर्टिकुलर लॉ जो है बनाना जरूरी है, और उस समय उस रेजोल्यूशन को
2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का सपोर्ट मिल जाता है तो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट फॉल होता है उसके ऊपर पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती है, बनाती है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 249 के तहत हमने देखा। देन आर्टिकल नंबर 250 क्या कहता है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, यानी आर्टिकल नंबर 352 को जब इंप्लीमेंट किया गया है तब स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी मैटर्स हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार जो है वो पार्लियामेंट के पास आ जाता है। देन आर्टिकल नंबर 252 को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जब दो या दो से अधिक, टू और मोर स्टेट्स अगर रिक्वेस्ट करते हैं पार्लियामेंट को कि इस पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट में जो मैटर है उसके ऊपर आप हमारे लिए लॉ बना दीजिए, तो भी पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास ये ऑथोरिटी है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बना सकती है। तो पार्लियामेंट जो है वो इंक्रोच कर सकती है स्टेट लिस्ट के ऊपर, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, बट इन केस ऑफ अमेरिका हम देखते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कानून नहीं बना सकती है स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है बिटवीन इंडियन फेडरेशन एंड क्लासिकल फेडरेशन। देन अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इंडिया में, एंड गवर्नर जो है वो एजेंट के रूप में एक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और इस तरीके से हम देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना कंट्रोल बना के रखती है स्टेट्स के ऊपर। बट इन केस ऑफ अमेरिका हम देखते हैं कि जो गवर्नर्स होते हैं स्टेट के वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। फॉर एग्जांपल अलास्का, अलास्का जो स्टेट है वहाँ का गवर्नर का चुनाव जो है उसको कौन चुनेगा? तो अलास्का की जो जनता है वही चुनेगी। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है विद रिस्पेक्ट टू अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देन इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिलता है। सेंट्रल इलेक्शन हो या स्टेट इलेक्शन हो, दोनों जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है, मैनेज किया जाता है। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि इंडिया का इलेक्शन मशीनरी जो है वो सेंट्रलाइज्ड है एंड वो इंटीग्रेटेड है। बट इन केस ऑफ अमेरिका हम देखते हैं कि इलेक्शन जो है वो सेपरेटली कंडक्ट कराए जाते हैं। सेपरेट स्टेट अथॉरिटी जो है वो अलग से स्टेट का इलेक्शन वो करवाते हैं। देन वीटो ओवर स्टेट बिल्स, हम देखते हैं कि गवर्नर के पास ये ऑथोरिटी है, ये पावर है कि वो सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल जो है उसको रिजर्व कर सकते हैं, वो बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है। और ये रिजर्व क्यों करते हैं? ताकि प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन जो है वो लिया जा सके, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि इस टाइप का जो बिल पास किया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, इसे मैं अप्रूवल दूं या ना दूं। एंड प्रेसिडेंट जो है वो विद होल्ड कर सकते हैं अपना एसेंट ऑन सच बिल। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट जो है वो उस बिल के ऊपर कोई रिस्पॉन्स जो है वो नहीं दे सकते हैं इन फर्स्ट इंस्टेंस एंड ऑल्सो इन सेकेंड इंस्टेंस। कुछ टाइप के जो बिल हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए जाते हैं वो अगर गवर्नर के द्वारा रिजर्व किए गए तो वो प्रेसिडेंट के पास भेजे जाते हैं, एंड प्रेसिडेंट के पास ये ऑथोरिटी है कि वो उस बिल को जो है एसेंट न दें। ठीक है, पहली बार वो बिल पहुंचा तो भी वो मना कर सकते हैं एसेंट देने से, और दूसरी बार भी वो अगर बिल पहुंचता है यानी रिकंसिडरेशन के बाद भी वो बिल अगर पहुंचता है प्रेसिडेंट के पास तो भी प्रेसिडेंट के पास ये चॉइस है, और वो उस चॉइस को यूज करते हुए सेकेंड इंस्टेंस में भी अपना एसेंट जो है वो विद होल्ड कर सकते हैं, अपना सिग्नेचर जो है उस पर नहीं देंगे, यानी वो उस बिल को पास नहीं होने देंगे। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो एब्सोल्यूट वीटो जो है होल्ड करते हैं ओवर सम टाइप ऑफ स्टेट बिल्स। सब्सटेंटिव वीटो जो है वो होल्ड नहीं करते, बट एब्सोल्यूट वीटो जो है वो होल्ड करते हैं। और ये जो प्रोविजन है ये स्ट्रेंथन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को, और ये रिफ्लेक्ट करता है यूनिटरी बायस ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि इंडियन फेडरेशन जो है वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट का पावर जो है वो ज़्यादा है। ठीक, बट इन केस ऑफ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया हम क्या देखते हैं कि स्टेट जो हैं वो ऑटोनॉमस हैं विद इन देयर स्फीयर, यानी वहाँ पे प्रेसिडेंट के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है जब भी स्टेट गवर्नमेंट कोई बिल, स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करती है तो। ठीक है, एंड देयर इज नो प्रोविजन फॉर सच रिजर्वेशन ऑफ स्टेट बिल्स, यानी वहाँ पे स्टेट बिल्स को रिजर्व नहीं कर सकता है गवर्नर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये डिफरेंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है।
अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आ जाता है कि अगर इतने सारे यूनिटरी फीचर्स हैं तो क्या इंडिया ट्रूली फेडरल है? इसी डिबेट को हम कहते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम, और उसी के तहत हम सबसे पहले देखेंगे नॉट ए क्लासिकल फेडरेशन का पॉइंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टैब्लिश करता है एक फेडरल सिस्टम इन फॉर्म, बट ये डेविएट करता है फ्रॉम क्लासिकल मॉडल ऑफ फेडरेशन, जैसा कि यूएसए के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इंडिया में फेडरल सिस्टम को फॉलो किया जाता है बट प्योर सेंस में नहीं फॉलो किया जाता है, क्लासिकल मॉडल को हमने नहीं अपनाया है। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि इंडिया जो है वहां पे ट्रेडिशनल फेडरेशन का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, तो केसी वेयर के द्वारा क्या कहा गया है कि इंडिया में क्वासी फेडरल फीचर जो है वो एग्जिस्ट करता है। क्वासी फेडरल फीचर एग्जिस्ट करता है, इसका क्या मतलब है कि यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर जो है वो इंडिया में हमें देखने को मिलता है अंडर फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया जो इंडिया में फॉलो हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि फेडरल इन स्ट्रक्चर है इंडिया बट यूनिटरी इन स्पिरिट है। ओके, सो क्वासी फेडरल का ये मतलब हो जाता है। और इस तरीके से इंडियन फेडरलिज्म जो है वो हमें दिखता है कि वो टिल्टेड है मोर टुवर्ड्स द सेंटर, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, पावर है, वो ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, देन के संथानम ने क्या कहा है? के संथानम के हिसाब से जो सेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है इंडिया में, उसके क्या कारण है? के संथानम के हिसाब से फाइनेंशियल डिपेंडेंस ऑफ द स्टेट जो है ऑन सेंटर, ये कारण है जिसके वजह से सेंट्रलाइजेशन जो है वो हमें इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर जो है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ प्लानिंग प्रोसेस जो है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एंड स्टेट्स जो है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है वो ज़्यादा देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू के संथानम। ओके, और जो स्कॉलर्स हैं उनका अगर हम व्यू देखें तो पॉल अपल्लवी के हिसाब से इंडिया जो है वहां पे एक्सट्रीमली फेडरल नेचर फॉलो किया जाता है। देन मॉरिस जोन्स के हिसाब से अगर हम देखें तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म जो है वो इंडिया में देखने को मिलता है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म का मतलब क्या है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन जो है वो नेगोशिएशन के ऊपर बेस्ड है। आइवा जेनिंग्स की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो उनके हिसाब से फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी जो है वो इंडिया में देखने को मिलता है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं वो डिफरेंट तरीके से इंडियन फेडरलिज्म को, इंडियन फेडरल कैरेक्टरिस्टिक को इंटरप्रेट करते हैं। देन अगस्टिन के हिसाब से जो इंडियन फेडरलिज्म है वो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अब ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है कि सेंटर एंड स्टेट जो हैं वो मिलके काम करते हैं और कोई स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेशन के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है वो काम करते हैं। और इस तरीके से इंडियन फेडरलिज्म जो है वो कोऑपरेटिव है इन नेचर अकॉर्डिंग टू अगस्टिन। देन सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है? तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया था एसआर बोमई केस, एंड 1994 में इसका जजमेंट दिया गया। और उस केस में यह कहा गया कि फेडरलिज्म जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये डिक्लेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दैट फेडरलिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है फेडरल सिस्टम को। इवन पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन इन सच ए वे दैट स्टेट बिकम्स मीनिंगलेस। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जिसके वजह से स्टेट का अस्तित्व जो है वो खत्म हो जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट स्टेट आर नॉट मियर एजेंट ऑफ सेंटर, यानी जो स्टेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वेंट नहीं हैं, उनकी खुद की एक ऑटोनॉमी है, वो उनका खुद का इंडिपेंडेंट एक एग्जिस्टेंस है, उनका खुद का एक आइडेंटिटी है। दे हैव इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। किसके लिए कहा गया है? स्टेट्स के लिए कहा गया है। यानी स्टेट्स जो है उनका इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस है, उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है किसी भी कंडीशन में। और ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फेडरलिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इस तरीके से फेडरल जो नेचर है इंडिया का उसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है। देन प्रैक्टिकल वर्किंग की अगर हम बात करें फेडरेशन की, तो इन प्रैक्टिकल हम देखते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो शो करता है सेंट्रल डोमिनेंस, स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी।
जब भी इमरजेंसी लगाई जाती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सारा कंट्रोल ले लेती है। सो इन प्रैक्टिकल हमें देखने को मिलता है कि इंडियन फेडरलिज्म के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डोमिनेट करती है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट के पास कुछ पावर नहीं है, स्टेट के पास अपनी आइडेंटिटी नहीं है। टाइम टू टाइम स्टेट जो है वो आवाज उठाते हैं, वो अपने अधिकारों का डिमांड जो है करते हैं, पावर का डिमांड जो है वो करते हैं। और ये चीज़ जो है पॉसिबल हो पाई है बिकॉज ऑफ रीजनल पार्टीज। एंड जब से कोलिएशन एरा हमें देखने को मिला है 1989 से, तब इन चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो और बढ़ा है, यानी स्टेट का डिमांड जो है वो और बढ़ा है, स्टेट की ऑटोनॉमी जो है वो और सिक्योर हुई है। सो एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो इंटर स्टेट डिस्प्यूट अगर होता है दो स्टेट्स के बीच में, या स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो वहाँ पे स्टेट जो है वो अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। तो हम देखते हैं कि रिवर वाटर इशू अगर होता है तो वहाँ पे एक अलग से ट्रिब्यूनल जो है वो बनाया गया है ताकि इन चीज़ों को डील किया जा सके। तो अगर स्टेट का एग्जिस्टेंस रहता ही नहीं तो अलग से इन चीज़ों को बनाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि इंडिया में फेडरल नेचर जो है वो फॉलो होता है। देन स्टेट्स जो है वो टाइम टू टाइम ऑटोनॉमी की डिमांड जो है वो करते हैं, अपने पावर के एक्सपेंशन की बात करते हैं। साथ ही साथ फाइनेंस कमीशन का रोल जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज स्टेट जो है वो फाइनेंस का डिमांड भी करते हैं, जिसकी वजह से जो फाइनेंस कमीशन है उसका रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर वो डिमांड कर रहे हैं इसका मतलब उनका कुछ एग्जिस्टेंस है, उनका कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो डिमांड उठा रहे हैं और उस डिमांड को फुलफिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो डायनेमिक है नेचर के अंदर। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग हमें क्या लेनी है कि इंडियन फेडरलिज्म जो है वो बैलेंस है बिटवीन स्टेट ऑटोनॉमी एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, ये बैलेंस बना के रखा गया है बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड प्रैक्टिकल इंडिकेटर्स क्या है फेडरलिज्म के इंडिया में, तो हम देखते हैं कि इंटरस्टेट डिस्प्यूट होता है जो कि शो करता है कि फेडरलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे फॉलो होता है, स्टेट्स के बीच में इक्वलिटी जो है वो रखी गई है। देन रीजनल पार्टी जो है वो उठती हैं, वो डिमांड जो है अपना रखती हैं। तो इससे भी हमें पता चलता है कि फेडरलिज्म का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो हमें इंडियन पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। देन न्यू स्टेट्स का डिमांड जो है वो किया जाता है स्टेट्स के द्वारा, डिमांड फॉर सेंट्रल ग्रांट जो है वो किया जाता है, असर्शन ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी, यानी स्टेट जो है वो ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं। साथ ही साथ जुडिशियल लिमिट जो है वो आर्टिकल नंबर 356 के ऊपर पुट की गई है। तो इन सब चीज़ों के द्वारा ये रिफ्लेक्ट होके आता है कि हाँ, इंडिया में फेडरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एग्जिस्ट करता है, स्टेट जो है वो अपनी पावर जो है वो शो करते हैं, उनके बीच में इक्वलिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो फॉलो नहीं होता है, फॉलो होता है, बट यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर जो है वो ज़्यादा है। सो एट लास्ट आपको क्या याद रखना है, दैट इंडिया इज अ क्वासी फेडरल स्टेट विद अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस कंबाइनिंग फेडरल स्ट्रक्चर विद यूनिटरी फीचर टू मेंटेन द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, मेंस का अगर आंसर राइटिंग है, फेडरलिज्म के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो वहाँ पे लास्ट में आप इस चीज़ को लिख सकते हैं एज अ कंक्लूजन। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हों तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।